नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, बाल गंगाधर तिलक ट्रायल, दैट इज वेरी फेमस केस वेयर द अपील वाज रिफ्यूज्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो जुडिशरी एग्जाम्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम डीकोड करेंगे बाल गंगाधर तिलक का 1908 का वो लैंडमार्क ट्रायल जिसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए सेटल कर दिया। सोचो, देश के इतने बड़े फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। बट यू नो, द बिगेस्ट ड्रामा वाज़न्ट अबाउट हिज सेंटेंस, द रियल इशू वाज द ट्रायल इटसेल्फ। क्या ये पूरा का पूरा मुकदमा ही गैर कानूनी था? चलिए इस लीगल पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। इस केस को अच्छे से समझने के लिए हम पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर उस लीगल सवाल पर आएंगे जो ट्रायल पर उठा। उसके बाद हम जॉइंटर ऑफ चार्जेस के कानून को समझेंगे, कोर्ट के एनालिसिस देखेंगे और लास्ट में ऑफ कोर्स जजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम टेकअवेज पर फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सेक्शन 1, केस का बैकग्राउंड। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ बाल गंगाधर तिलक जी के न्यूज़पेपर केसरी से। वो अपने नेशनलिस्ट व्यूज के लिए जाने जाते थे और उनके 2 आर्टिकल्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन यानी राजद्रोह का चार्ज लगा दिया। तो चार्जेस क्या है एग्जैक्टली? उन पर टोटल 3 चार्ज लगे। पहला चार्ज 12 मई के आर्टिकल के लिए अंडर सेक्शन 124A, दूसरा 9 जून के आर्टिकल के लिए अगेन अंडर सेक्शन 124A और तीसरा चार्ज उसी 9 जून के आर्टिकल के लिए अंडर सेक्शन 153A। और यहाँ है सबसे क्रूशल बात, इन तीनों चार्जेस को एक साथ एक ही ट्रायल में क्लब कर दिया गया। अब आते हैं सेक्शन 2, द बिग क्वेश्चन। यहाँ से केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तिलक जी ने अपनी अपील में ये नहीं कहा कि वो इनोसेंट हैं। नहीं, उनका चैलेंज बहुत टेक्निकल, बहुत स्पेसिफिक था। उन्होंने ट्रायल के प्रोसीजर पर ही सवाल उठा दिया, उसकी लीगल वैलिडिटी पर। तो सेंट्रल लीगल क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये था कि क्या 3 अलग अलग ऑफेंसेस को एक ही ट्रायल में जोड़ना यानी क्लब करना कानून के खिलाफ था? क्या ये मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस का केस है? ये एक ऐसी गलती है जो पूरे के पूरे ट्रायल को ही इल्लीगल बना सकती है। सो कोर्ट रूम में 2 अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स थे। तिलक की साइड से दलील थी कि सीआरपीसी का सेक्शन 233 बहुत क्लियर है, इट्स मैंडेटरी। हर अलग ऑफेंस के लिए एक अलग ट्रायल होना चाहिए, सिंपल, इसलिए ये ट्रायल इल्लीगल है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 235 का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ये सारे आर्टिकल्स एक ही सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे, इसलिए इनका जॉइंट ट्रायल बिल्कुल लीगल था। सेक्शन 3, जॉइंडर ऑफ चार्जेस का कानून। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को ठीक से समझने के लिए हमें सीआरपीसी के जॉइंडर ऑफ चार्जेस से जुड़े प्रोविजंस को डीकोड करना पड़ेगा, स्पेशली सेक्शंस 233, 234 और 235। तो ये जॉइंडर ऑफ चार्जेस है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये वो लीगल प्रिंसिपल है जिसके अंडर एक ही पर्सन पर लगे एक से ज्यादा चार्जेस का ट्रायल एक साथ किया जाता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट ने एक ही दिन में स्कूल के 3 अलग अलग रूल्स तोड़े, तो क्या उस पर 3 अलग डिसिप्लिनरी हियरिंग्स होंगी या एक ही? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। देखो, सीआरपीसी इसमें एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर देता है। सबसे पहले आता है जनरल रूल, जो है सेक्शन 233। ये कहता है हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए एक सेपरेट ट्रायल होगा, स्ट्रेट एंड सिंपल। लेकिन फिर आते हैं इसके एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 234। ये कहता है कि अगर 1 साल के अंदर एक ही तरह के 3 ऑफेंसेस किए गए हैं तो उन्हें साथ में ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 235, जिसके अकॉर्डिंग अगर अलग अलग ऑफेंसेस एक ही सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं तब भी उनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है। सेक्शन 4, कोर्ट की डीप एनालिसिस। तो प्रोसिक्यूशन ने तो एक्सेप्शंस का यूज कर लिया। अब देखते हैं कि कोर्ट ने इस लीगल पजल को कैसे सॉल्व किया। हाउ डिड दे इंटरप्रेट दीज प्रोविजंस? सबसे पहले कोर्ट ने सेम ट्रांजैक्शन वाले आर्ग्यूमेंट को देखा और माना कि हाँ, प्रोसिक्यूशन की बात में दम है। ऑल द आर्टिकल्स वर ऑन द सेम सब्जेक्ट, द एडवेंट ऑफ द बॉम्ब।
इतना ही नहीं, तिलक जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में इन आर्टिकल्स को एक सिंगल कंट्रोवर्सी का पार्ट बताया था। तो इससे ये क्लियर हो रहा था कि ट्रायल सेक्शन 235(1) के अंडर आ सकता है। लेकिन कोर्ट सिर्फ सेम ट्रांजैक्शन पर ही नहीं रुकी। उन्होंने एक और भी गहरा और बहुत क्रूशियल लीगल सवाल उठाया। ये सवाल था कि क्या सेक्शन 233 के जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेक्शन 234 और 235, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? मतलब क्या आप सिर्फ एक ही एक्सेप्शन यूज कर सकते हो एक टाइम पे, या फिर आप उन्हें कंबाइन भी कर सकते हो? और यहाँ आई कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग। दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट हेल्ड कि सेक्शंस 234, 235 जैसे एक्सेप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन इन एक्सेप्शंस को एक साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकता है। सो यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ 3 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड एंड सेम ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल ट्रायल। गेम चेंजिंग। इसके बाद कोर्ट ने अपील के स्टैंडर्ड को भी रीअफर्म किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि क्रिमिनल केसेस में अपील तभी एंटरटेन की जाती है जब ये साबित हो कि सब्सटैंशियल एंड ग्रेव इनजस्टिस हुआ है। सिर्फ कोई छोटे मोटे टेक्निकल गलती अपील का ग्राउंड नहीं बन सकती। तो कोर्ट ने एक फाइनल चेक किया। उन्होंने पूछा, ठीक है, अगर हम मान भी लें कि प्रोसीजर में कोई गलती हुई, तो क्या इस जॉइंट ट्रायल से तिलक को कोई रियल डिसएडवांटेज या प्रेजुडिस हुआ? और कोर्ट का जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे चार्जेस आपस में इतने कनेक्टेड थे, इसलिए उनका एक साथ ट्रायल होने से तिलक को उन्हें डिफेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो द की पॉइंट इज नो इनजस्टिस वाज एक्चुअली डन। राइट, सेक्शन 5 जजमेंट एंड टेकअवेज। तो इस सारी लीगल एनालिसिस के बाद आइए देखते हैं कि फाइनल जजमेंट क्या था और इस केस से हमारे एग्जाम्स के लिए की टेकअवेज क्या हैं। द फाइनल रिजल्ट वाज पेटिशन डिसमिस्ड। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ट्रायल पूरी तरह से लीगल था और उसमें सीआरपीसी के प्रोविजंस का कोई वायोलेशन नहीं हुआ था। तो इस केस से हमारे लिए की एग्जाम टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 233 सीआरपीसी के एक्सेप्शंस जैसे 234 और 235 दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पॉइंट नंबर 2, इन एक्सेप्शंस को एक ही ट्रायल में कंबाइन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक ही टॉपिक पर लिखी गई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की सीरीज को सेम ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल अपील के लिए सिर्फ प्रोसीजरल एरर काफ़ी नहीं है, ग्रेव एंड सब्सटैंशियल इनजस्टिस प्रूव करना ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स इस लैंडमार्क केस का पूरा समरी है। तो ये केस प्रोसीजरल लॉ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाता है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या प्रोसीजर को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए भले ही उससे कोई रियल इनजस्टिस ना हो रहा हो, या फिर जस्टिस का कॉन्सेप्ट प्रोसीजर से भी ऊपर है? सोचिएगा जरूर और मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये लीगल एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे इंपॉर्टेंट केस ब्रेकडाउन्स के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।